वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 18 अक्टूबर और आज हम लोग पढ़ेंगे 18 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और सभी क्वेश्चंस को हम लोग एमसीक्यूज रूप में देखेंगे, साथ ही सभी को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हर साल 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। दरअसल 17 अक्टूबर साल 1987 को फ्रांस के पेरिस शहर में 1 लाख से ज्यादा लोग गरीबी, साथ ही हिंसा और भूख की पीड़ा को याद करने के लिए एकत्रित हुए थे। इसके बाद 22 दिसंबर साल 1992 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए द्वारा इस दिन को चिन्हित करते हुए इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के तौर पर घोषित कर दिया गया। और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है सामाजिक और संस्थागत अपमान को समाप्त करना, साथ ही इन परिवारों के प्रति सम्मान और साथ ही प्रभावी समर्थन सुनिश्चित करना। और इसका मुख्य उद्देश्य है गरीबी के प्रति जागरूकता बढ़ाना, साथ ही लोगों को यह बताना कि गरीबी सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं है बल्कि मानवीय गरिमा, साथ ही न्याय और सामाजिक हिस्सेदारी से भी यह संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 17 अक्टूबर। अगला सवाल है, हाल ही में जारी PLFS रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2025 में भारत की बेरोजगारी दर क्या रही है? तो दरअसल हाल ही में PLFS सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया गया है। किसके द्वारा? तो NSO यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। तो PLFS क्या है इसे हम आगे समझेंगे, साथ ही NSO क्या है इसे भी हम आगे देखेंगे। तो पहले देखते हैं सर्वेक्षण रिपोर्ट को। तो दरअसल इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल बेरोजगारी दर रही है 5.2% सितंबर महीने में, जबकि ग्रामीण बेरोजगारी दर रही है 4.3%, शहरी बेरोजगारी दर रही है 6.8%। इसके अलावा शहरी महिला बेरोजगारी दर रही है 9.3%, ग्रामीण महिला बेरोजगारी दर रही है 5.5%, शहरी पुरुष बेरोजगारी दर रही है 6.6%। इसके अलावा ग्रामीण पुरुष बेरोजगारी दर रही है 4.7%। तो अब PLFS क्या है? तो दरअसल इसका पूरा नाम है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। तो दरअसल इसकी शुरुआत साल 2017 में की गई थी। किसके द्वारा? तो NSO के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य है बेरोजगारी दर को मापना, साथ ही श्रम बल भागीदारी को मापना, इसके अलावा कार्यरत जनसंख्या अनुपात का पता लगाना, साथ ही रोजगार के प्रकार, इसके अलावा आयु, लिंग, ग्रामीण, शहरी और साथ ही राज्य स्तर पर श्रमिकों की स्थिति को जानना। अब NSO क्या है? तो दरअसल इसका पूरा नाम है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। दरअसल इसका गठन जून साल 2019 में किया गया, जो कि 2 संगठनों के विलय के बाद इसका गठन किया गया। तो अब ये 2 संगठन कौन से हैं? तो पहला है CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस और दूसरा है NSSO यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। इसका मुख्य उद्देश्य है आंकड़े को एकत्रित करना, इसके अलावा सामाजिक, आर्थिक और साथ ही जनसंख्या संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करना और नीति निर्धारण के लिए इसको उपलब्ध कराना। तो क्वेश्चन कहता है भारत की बेरोजगारी दर कितनी है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5.2%। अगला सवाल है, समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश से संबंधित है? तो पहले जानते हैं समुद्र शक्ति है क्या। तो दरअसल यह भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं के बीच आयोजित होने वाला एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है और इसकी शुरुआत साल 2018 में की गई थी और ये हर 2 वर्षों पे आयोजित किया जाता है और इसका आयोजन बारी बारी से भारत, इसके बाद इंडोनेशिया में किया जाता है। अब समुद्र शक्ति 2025, तो दरअसल अभी 2025 में इसका आयोजन 14 से 17 अक्टूबर तक किया गया है। कहाँ? तो भारत के विशाखापट्टनम में यानी आंध्र प्रदेश में। भारत की तरफ से इसमें भारतीय जहाज शामिल हुआ था INS कवरत्ती। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंधों को मजबूती देना, साथ ही समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना और साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता को बनाए रखना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडोनेशिया। अगला सवाल है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो
वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2025 यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो दरअसल इसे हाल ही में जारी किया गया है। किसके द्वारा? तो कंसर्न्ड वर्ल्डवाइड जो कि आयरलैंड की संस्था है, इसके अलावा वेल्ट हंगर हेल्प जो कि जर्मनी के हैं, इन दोनों द्वारा संयुक्त रूप से यह जारी किया जाता है और हर साल यह जारी किया जाता है। अब यह सूचकांक है क्या? तो दरअसल यह सूचकांक यह बताता है या फिर इस सूचकांक के अनुसार देशों का आकलन किया जाता है कि देशों में भूख की स्थिति कैसी है, साथ ही कुपोषण की स्थिति कैसी है, और इसके लिए 4 संकेतक भी तय किए गए हैं इन देशों का आकलन करने के लिए। और साल 2025 में 123 देशों का आकलन किया गया है और पहले स्थान पर संयुक्त तौर पे 20 से ज्यादा देश रहे हैं। और अब ये 4 संकेतक कौन से हैं? तो पहला है कुपोषित बच्चे, दूसरा है अविकसित बच्चे, तीसरा है कमजोर बच्चे और चौथा है शिशु मृत्यु दर। और वैश्विक GHI स्कोर है 18.3। अब अगर भारत की बात करें तो भारत इस सूचकांक में 102वें स्थान पर है। भारत का स्कोर है 25.8 और भारत गंभीर श्रेणी में है। और साल 2024 में भारत 105वें स्थान पे था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 102वें स्थान पे। अगला सवाल है, हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो दरअसल हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि UNHRC में सदस्य के तौर पे शामिल किया गया है, जो कि भारत का 7वां कार्यकाल होगा यह। और भारत का यह कार्यकाल प्रभावी होगा 1 जनवरी साल 2026 से और चलेगा 31 दिसंबर 2028 तक, यानी कि 3 वर्षों के लिए भारत का कार्यकाल रहेगा। अब UNHRC यह है क्या? तो दरअसल इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। इसका मुख्य उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों की रक्षा करना और साथ ही इन्हें बढ़ावा देना। और इसकी स्थापना साल 2006 में की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है और इसके वर्तमान में सदस्य देश है 47। दरअसल इसके प्रत्येक सदस्य देश का कार्यकाल 3 वर्षों के लिए होता है, इसलिए भारत भी चुना गया है जो कि अपने 7वें कार्यकाल के लिए। तो भारत का कार्यकाल भी 3 वर्षों के लिए ही होगा। और इन सदस्य देशों को कुछ क्षेत्रीय समूहों से चुना जाता है। ये क्षेत्रीय समूह कौन से हैं? तो पहला है अफ्रीका, दूसरा है एशिया प्रशांत, तीसरा है लैटिन अमेरिका, चौथा है पश्चिमी यूरोप और 5वां है पूर्वी यूरोप। और भारत इसमें एशिया प्रशांत से सम्मिलित होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 वर्ष। अगला सवाल है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किस नाम से राजकीय कौशल विश्वविद्यालय का नामकरण करने की घोषणा की गई है? तो दरअसल हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय रखने की घोषणा की गई है, जो कि रतन टाटा के सम्मान में ऐसा किया जा रहा है। और दरअसल हाल ही में इसके अलावा नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराष्ट्र में लोकनाट्य DB नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टाटा कौशल विश्वविद्यालय यानी कि रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय। अगला सवाल है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारतीय महिला कार्यबल की भागीदारी कितनी रही है? तो दरअसल हाल ही में PLFS द्वारा साल 2023-24 के लिए एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके अनुसार भारत में महिला कार्यबल की भागीदारी है 41.7% और पुरुषों की कार्यबल भागीदारी कितनी है? तो 78.8%। इसके अलावा ग्रामीण महिलाओं की तो 47.6% और शहरी क्षेत्र की महिलाओं की तो 28%। इसके अलावा अब PLFS है क्या? तो इसे हम लोग ऊपर क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे रहने देते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42%, क्योंकि 41.7% है, यानी कि लगभग 42%। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 5 लाख रोजगार सृजन के लिए 5 लाख नहीं 50,000 करोड़ रुपए की बांस उद्योग नीति शुरू की गई है?
तो दरअसल हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र बांस उद्योग नीति 2025 शुरू की गई है। साथ ही इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 50,000 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान भी किया गया है और इसके लिए लक्ष्य रखा गया है राज्य में 5 लाख नौकरियों का सृजन करना, प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष तरीके से। और इसका मुख्य उद्देश्य है बांस उत्पादन और साथ ही बांस प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देना। इसके अलावा राज्य के किसानों के लिए आय के स्रोत उपलब्ध कराना, यानी कि थोड़े शब्दों में कहें तो राज्य में बांस उद्योग को बढ़ावा देकर रोजगार का सृजन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अगला सवाल है, हाल ही में DRDO द्वारा किसके साथ 300 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए समझौता किया गया है? तो दरअसल हाल ही में DRDO और SECI के बीच समझौते हुए हैं। तो अब SECI यानी कि SECI है क्या, इसे हम आगे देखेंगे। तो दरअसल इसका मुख्य उद्देश्य है DRDO की अलग अलग इकाइयों या फिर स्थानों पर 300 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना करना और इसके लिए लक्ष्य रखा गया है DRDO के प्रमुख केंद्रों को नेट जीरो कैंपस बनाना साल 2027 तक। तो अब DRDO यह है क्या? तो दरअसल इसका पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, और यह भारत की रक्षा से जुड़े कार्यों के लिए अग्रणी संस्था है और इसकी स्थापना 1 जनवरी साल 1958 को की गई थी, जो कि केंद्र सरकार द्वारा रक्षा मंत्रालय के तहत किया गया था और यह रक्षा मंत्रालय की इकाई के तौर पे कार्य करता है। इसका आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम, जिसका अर्थ है शक्ति का आधार विज्ञान है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। अब SECI, तो दरअसल इसका पूरा नाम है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 9 सितंबर साल 2011 को की गई थी और केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्य करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला है, हाल ही में दुनिया की 8000 से अधिक ऊंचाई वाली 9 चोटियों पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दरअसल हाल ही में भरत थम्मीनेनी, जो कि 36 वर्षीय हैं और आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, यानी कि भारत के रहने वाले हैं। हाल ही में इन्होंने 8000 से अधिक ऊंचाई वाली 9 चोटियों पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है, जो कि पहले भारतीय हैं ऐसा करने वाले। हाल ही में इन्होंने 9वीं चोटी पे चढ़ाई की है, जो कि है चो ओयू, जो कि दुनिया की 6ठी सबसे ऊंची चोटी है और यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई है 8188 मीटर। इसके अलावा अन्य 8 चोटियां कौन सी हैं जिसमें इन्होंने चढ़ाई की है? तो पहला है माउंट एवरेस्ट, अगला है मनासलू, अगला है लोहत्से, अगला है अन्नपूर्णा, अगला है कंचनजंगा, इसके बाद है मेकालू, फिर है शीश पांगमा और अगला है धौलागिरी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भरत थम्मीनेनी। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला सवाल था, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, 16 अक्टूबर। अगला सवाल था, 16वें अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, भारत। अगला सवाल है, एपेक शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया। अगला सवाल है, हाल ही में इजराइल द्वारा अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, डोनाल्ड ट्रंप। अगला सवाल था, हाल ही में फ्लिपकार्ट और साथ ही पाइन लैब्स द्वारा कौन सी पहल की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, फ्लिपकार्ट भारत यात्रा कार्ड। अगला सवाल है, हाल ही में जारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा UPI ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। अगला सवाल था, हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि एवं अन्य विविध प्रावधान अधिनियम के तहत लंबी मुकदमेबाजी को रोकने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, विश्वास। अगला सवाल था, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा श्रद्धांजलि योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, असम। अगला सवाल था, हाल ही में 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कितने समय तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, 1 महीने। और लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में लॉन्च रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, अनिल चौहान।